बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी सारी टीम तब्दील करना पड़ गई। इलेक्शन कमीशन को ये बात नज़र आ गई है, जितने नाक़िस दलाइल आज दिए गए इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से, उनके पास कोई बात थी नहीं करने को। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है उसमें इलेक्शन कमीशन का वकील आज बुरी तरह नाकाम हुआ, और ये बात जो हमारी मुअज़्ज़िज़ बेंच है वो भी ये बात जान चुका था, और तमाम वहाँ बैठे वकला, तमाम बैठे साफ़ी वो ये बात जान चुके थे कि कोई बात उनके पास नहीं है जिस बुनियाद पर इस सारे मामले को लटकाया जाए। अब वो क्या किया जा रहा है, एक एक दिन मामला लटकाया जा रहा है कि चलें जी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, भाई जुमे के दिन के लिए मुलतवी कर दिया, फिर फ़ैसला महफूज करेंगे, फिर रोबकार जारी होगी, फिर हफ्ता इतवार आ जाएगा। अब वो इस हद तक आ गए हैं कि वो एक एक दिन निकालना चाहते हैं, उनके पास कोई बात नहीं है करने को। अब उन्होंने अपनी पूरी वकला टीम तब्दील कर दी और बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खौफ से उन्होंने अपनी वकला तब्दील, और वकला भी वो सारे, पहले भी शरीफ ख़ानदान का वकील और अब भी साबिक अटॉर्नी जनरल जो शरीफ ख़ानदान के दोनों वकील थे उनको ले आए हैं, जो हमज़ा शहबाज के वकील थे उनको ले आए हैं जनाब ये बतौर इलेक्शन कमीशन के वकील। ये तो यहाँ हमारे मुल्क में जानिबदारी और गैर जानिबदारी का निज़ाम बचा है। बहरहाल मैं आपके सामने लतीफ़ खोसा साहब के जो दलाइल थे वो भी रखूँगा, और फिर जो वकला की टीम में तब्दीली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ख्वाजा हारिस साहब चूँकि उनको तब्दील किया गया है। ख्वाजा हारिस साहब चूँकि वो ट्रायल के वकील हैं। देखें एक बात बड़ी अहम है, ट्रायल का वकील और होता है और अपील का वकील और होता है। ट्रायल का वकील एविडेंस को जानता है, ट्रायल का वकील टेक्निकलिटीज़ को जानता है, और जो अपील का वकील है वो जो ट्रायल से आई हुई फ़ाइल होती है उसी फ़ाइल पर पूरे केस को लेके चलता है। और हम कहते हैं कि चूँकि अपील होती है बड़ी अदालत में, तो बड़ी अदालत में जो फ़ाइल पहले से तैयार शुदा होती है उस पर जो दबंग अंदाज में, तगड़े अंदाज में सीनियर अदालत के सामने बात कर सकता है, और जो अपील की टेक्निकलिटीज़ को जानता है वो अपील में आर्गूमेंट्स करता है। और जो ट्रायल का वकील होता है वो हमेशा, मैं बतौर वकील आपको बता दूं कि अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि जो ट्रायल का वकील होता है वो आगे अपील में वो वकील नहीं होता। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि वो हमारी लीगल टीम का हिस्सा हैं ख्वाजा हारिस साहब, लेकिन अपील में लतीफ़ खोसा साहब दलाइल देंगे। और इस बुनियाद पर आज सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही कि ख्वाजा हारिस साहब ने छोड़ दिया है, ख्वाजा हारिस साहब ने इमरान खान की टीम को छोड़ दिया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ खोसा साहब, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, शुएब शाहीन साहब, तमाम वकला मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज़ साहब मौजूद थे। आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हमें मौसूल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आज सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत का कहा है। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत में कहा कि सबसे पहले अदालत ने दायरे इख्तियार को तय करना है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अथॉरिटी दे रहा है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह सज़ा माफ़ की और इमरान खान की भी 6 माह की सज़ा माफ़ हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिल गया, हम आज फ़ैसला देने के पाबंद हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके फ़ौरी रिहा किया जाए। ये ख़ुद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फरमा रहे हैं कि हम आज फ़ैसला देने के पाबंद हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क का निज़ाम ये है कि ट्रायल कोर्ट के जज थे हमायूं दिलावर साहब, उनके पास ट्रायल पेंडिंग था और 3 अगस्त के फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, डायरी नंबर लग चुका था, और दूसरी जानिब हक़ के दिफा की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी, और किसी अदालत का हया न किया ट्रायल कोर्ट ने, और इन दोनों बड़ी अदालतों में केसेस और मामलात पेंडिंग होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया। और आज कहा जाता है कि जी जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों सुन रही है? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो डिस्ट्रिक्ट जज सुन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन सकती? हमारे मुल्क में एक अजीब सा निज़ाम है जो चल पड़ा है। तो दो बातें आप नोट कर लें, एक तो इमरान खान की 6 माह की सज़ा ख़त्म हो चुकी है, और दूसरा टोटल 3 साल की थी, और जो जेल रूल्स हैं उसमें अगर कुल मिला के भी वो 2 साल से कम बनती है, उसमें 6 माह की वजह से ख़त्म हो चुकी।
سردار لطیف کھوسہ صاحب نے خواجہ حارث کا بیان حلفی عدالت میں جمع کروا دیا۔ لطیف کھوسہ نے عدالت میں کہا کہ دائرہ کار کا معاملہ تاحال طے نہیں ہوا، الیکشن کمیشن شکایت کر سکتی ہے۔ یہاں ایک پرائیویٹ سیکرٹری نے شکایت کی، الیکشن ایکٹ کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن تعریف پر پورا نہیں اترتا، عمران خان کی سزا معطل کر کے فوری رہا کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کھوسہ صاحب ماتحت عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ اب حضور والا یہ غلطی نہیں ہے مائی لارڈ، اگر آپ اس کو غلطی کہتے ہیں تو اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کا پاپولر جو لیڈر ہے وہ 3 ہفتوں سے جیل کی چکی میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، فیملی کی ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی، وکلا کی ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی، اور تمام جو درجنوں کیسز ہیں عبوری ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ جناب سے گزارش ہے کہ آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ غلطی ہے، اور اب آپ اس کو صرف ایک چھوٹی سی غلطی کہہ کے فرما رہے ہیں کہ جی جو ماتحت عدلیہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا مائی لارڈ بس غلطی، سیشن کورٹ ڈائریکٹ کمپلینٹ سن ہی نہیں سکتی تھی، یہ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جانی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو معاملہ کل تک گیا ہے اور یہ جو معاملہ اگلے ہفتے تک جاتا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی عمران خان کو فائدہ ہے، چونکہ عمران خان کی ضمانتیں بھی سوموار تک گئی ہوئی تھیں، اور اگر وہ ضمانتیں منظور نہ ہوئیں تو یہاں سے رہائی ہو بھی جائے تو فائدہ کوئی نہیں تھا، چونکہ 7 کیسز میں عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت مل چکی تھی، وہ بھی میں آپ کو اس کی بھی مختصر تفصیل بتاؤں گا۔ 7 چیئرمین الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو شکایت دائر کرنے کا اختیار دیتا ہے، چیئرمین الیکشن کمیشن اور ممبران ہی شکایت دائر کرنے کا مجاز ہیں۔ میرے موکل کے خلاف شکایت سیکرٹری الیکشن کمیشن نے دائر کی، یہ یہاں سے غلط تھی، ساتھ جو 120 دن کے اندر دائر ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہ ہو سکا، وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو گیا، اور ساتھ یہ کہ مجسٹریٹ کے پاس درخواست جانی چاہیے تھی، یہ ڈائریکٹ سیشن عدالت میں آئی ہے، اس وجہ سے بھی یہ غلط ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا اب ہمیں سن تو لیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کمپلینٹ دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں ہے، ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت غلطیاں ہیں۔ میں اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کا حوالہ دیتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 8 سوالات پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا، ٹرائل کورٹ نے ان سوالات کا جواب دیے بغیر اپنے فیصلے کو ہی درست قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کی اپیل منظوری کا فیصلہ 4 اگست کی شام کو ملا۔ 5 اگست کو خواجہ حارث کے منشی کو اغوا کیا گیا۔ خواجہ حارث کا بیان حلفی موجود ہے۔ خواجہ حارث نے وجہ لکھی کہ کیوں وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ ہم سیشن کورٹ کی جانب سے ٹرائل کو تو چیلنج ہی نہیں کر رہے، ٹرائل سیشن کورٹ ہی کرے گی لیکن براہ راست نہیں کر سکتی۔ اس کیس کو سیشن کورٹ میں کیوں لے کر جایا گیا؟ سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ سنویت کے کیسز مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح مائیوں دلاور کا کیس سننا نہیں بنتا تھا، آپ کتابیں کھولیں۔ انہوں نے سیکشن 190 سب سیکشن 2 اور 193 پڑھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا میں آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2022 کی اور اس کا پیج ہے SCMR 356۔ کمرہ عدالت میں چونکہ بہت زیادہ رش تھا اور سینکڑوں وکلا وہاں پر موجود تھے، تو میرا تو یہ ماننا تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دے دی کہ پرائما فیشائے الیکشن کمیشن جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کے فیصلہ دیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں نظام کچھ اور چل رہا ہے اس وجہ سے اس بات کے اوپر بھی کوئی توجہ نہ دی گئی۔ اور اتنا لمبا یہ انٹیرم ریلیف کے لیے تھا، کوئی مین اپیل پہ نہیں سماعت ہو رہی تھی کہ اتنی ڈیٹیل میں سننا تھا، لیکن چونکہ مائنڈ اس طرح کا تھا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ عدالت کے مطابق گواہان کا تعلق انکم ٹیکس کے معاملات سے ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ عدالت انکم ٹیکس کا معاملہ نہیں دیکھ رہی۔ عدالت نے کہا کہ وکیل دفاع کو گواہ کیس سے متعلق ثابت کرنے میں ناکام رہی، اس بنیاد پر ٹرائل عدالت نے گواہان کی فہرست کو مسترد کر دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ گواہان آج عدالت میں بھی موجود نہیں ہیں، گواہان اس روز کراچی میں موجود تھے۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں گواہان کو؟ میرے گواہ ہیں، میں اپنے خرچے پر پیش کر رہا ہوں، مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیوں پیش کروں، میرا حق ہے۔ 7 شکوہ کیا عامر فاروق صاحب سے، انہوں نے کہا میں نے 50 سال میں ایسا کام ہوتے نہیں دیکھا جو ٹرائل جج نے کیا۔ حق کے دفاع کی ہماری درخواست آج بھی آپ کے پاس زیر التوا ہے اور آپ نے بھی ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ دینے سے نہ روکا۔ پوری آپ کو پتہ ہے لطیف کھوسہ صاحب تو پھر ایک دبنگ وکیل ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے شکوہ اس بات کا ہے آپ کے پاس ہماری ایک درخواست پینڈنگ تھی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے بھی ٹرائل کورٹ کو فیصلہ دینے سے نہ روکا۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ چیف صاحب حیران کن بات یہ ہے کہ ہمایوں دلاور نے 30 منٹ میں 30 صفحات کا فیصلہ لکھ دیا۔ 30 منٹ میں 30 صفحات کے فیصلہ سن کے عامر فاروق بھی ہنس پڑے۔
वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि जज हमायूं ने उस वक्त शार्ट ऑर्डर लिखवाया, 12:34 पर खान को उठा लिया गया। खान ने मुझे कल बताया कि इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, वो नहा रहे थे, वाशरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया। 4 अगस्त को आपका ऑर्डर आया, आपने काबिल समात का मामला रिमांड बैक किया। 5 तारीख को मैंने आपका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर दिया। ख्वाजा हारिस के क्लर्क को अगवा करने की कोशिश की गई। ख्वाजा हारिस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम दरख्वास्त लिखी और मामला बताया। ख्वाजा साहब 12:15 पर ट्रायल कोर्ट पहुँच गए। जज साहब ने कहा अब ज़रूरत नहीं है, अब ऑर्डर सुने। 12:30 पर जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर सुनाते हुए 3 साल की सज़ा सुनाई। 12:35 पर लाहौर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। जज हमायूं दिलावर ने अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल ही नहीं किया। लतीफ़ खोसा ने दलाल मुकम्मल किए तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा मेरे निकाह के भी गवाह हैं, चूँकि लतीफ़ खोसा के शागिर्द हैं आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ साहब आज़म नज़ीर तारड़ के शागिर्द हैं, तो ये लतीफ़ खोसा के पोता शागिर्द हैं अमजद परवेज़ साहब। तो उन्होंने दलाल शुरू करने से पहले कहा कि लतीफ़ खोसा साहब मेरे निकाह के भी गवाह हैं, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा ये तो फिर अहम गवाह बन गए और ये कि गैर मुतलका भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कि 5 अगस्त को सज़ा सुनाई गई, 8 अगस्त को फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और अभी तो हक़ दिफा ख़त्म होने की दरख्वास्त इनकी पेंडिंग है और उस पर अगर यहाँ कोई फ़ैसला सुना दिया गया तो हक़ दिफा की दरख्वास्त, अब अंदाज़ा लगाएं, वो कह रहे हैं कि जो हक़ दिफा की दरख्वास्त है यहाँ 2 रुकनी बेंच है और ये जो जज साहब हैं तारिक जहांगीरी साहब, अगर इन्होंने अपना कोई माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया तो हमारी हक़ दिफा की दरख्वास्त का क्या बनेगा जो हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पेंडिंग पड़ी है। फ़ाइनल फ़ैसला हो गया और हक़ दिफा की दरख्वास्त को लेकर उनका वकील अदालत के सामने बातें कर रहा है और साथ हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत के अब क़यामत की निशानियाँ हैं कि शरीफ ख़ानदान का वकील हो, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन की वकालत कर रहा हो और अदालत में हज़रत उमर फ़ारूक की दौरे खिलाफत की मिसालें दे। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये जो अपील है ये इस वजह से नाकाबिल समात है, इसमें सरकार को फ़रीक नहीं बनाया गया। सरकार को फ़रीक बनाएं, पहले सरकार को आप नोटिस करें और उसके बाद ये केस समात हो सकती है इस पर। तो उस पर तारिक जहांगीरी साहब ने कहा कि ये सरकार होती है FIR केस में, आप जिन केसेस का हवाला दे रहे हैं वो FIR केसेस हैं, ये है प्राइवेट कंप्लेंट, ये इस्तग़ासा है जो प्राइवेट इस्तग़ासा है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सरकार को फ़रीक बनाना चाहिए। आप जिन केसेस का हवाला दे रहे हैं वो सारे FIR के केसेस हैं, आप अदालत को गुमराह न करें, आप बताएं कि आपकी जो मामला ये कैसे हो सकता है। बहरहाल उन्होंने सारी जो अदालत के सामने गुफ्तगू की और अदालत को कहा जनाब कि मेहरबानी करके मुझे मौका दें और मुझे थोड़ी सी और तैयारी का वक्त दें। अब उनके पास बात कोई नहीं थी करने को, चूँकि बात कोई नहीं थी करने को, इस वजह से वो इधर उधर की बातें करके अपना सारा जो मामला था वो उसको लटकाते रहे। अब जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कल 11:30 बजे तक समाअत मुलतवी की। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो वकील हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर कल फ़ैसला सुनाया जाएगा उनकी जानिब से। अब मुझे नहीं लगता कि वो कल फ़ैसला सुनाएंगे, क्योंकि फिर वो महफूज करेंगे, फिर परसों सुनाएंगे, फिर रोबकार जारी होगी, फिर इतवार आ जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, चूँकि जुम्मे वाले दिन बेंच बैठता नहीं है और आमिर फ़ारूक साहब ने बड़े तरीके से आज फ़ैसला खुद कहा कि आज फ़ैसला देने ना दिया और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि जी अब सुप्रीम कोर्ट तहरीरी फ़ैसला जारी करेगी इमरान खान की जेल की सहूलियात से मुतल्लिक। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को मामला अगले हफ्ते तक ले जाना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो सोमवार वाले दिन 7 केसेस में ज़मानत है, वो ज़मानत का मिलना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अहम था। अगर इमरान खान आज रिहा हो भी जाते तो इन 2-3 दिनों में तो बाहर नहीं आना था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बुला के वहाँ से रिलीफ दे सकती है, तो ये इतना आसान मामला नहीं था कि आज अगर इधर से हो जाता तो वहाँ से रिहाई भी हो जाती। मैं समझता हूँ किसी हद तक ये मामला ठीक भी हो गया, ये इमरान खान के हक़ में जाता है कि ये टेक्निकलिटीज़ और ये जो वीकेंड था ये निकल जाता। अब लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा के मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना अपीलों में जो हैवी वेट्स जिनको वकील कहा जाता है, जो जजेस के साथ फिर उस तरह की बातें करते हैं, इरफान कादिर और साथ उनके हैं जनाब अशतर औसाफ जो मुस्लिम लीग नून के दौर के अटॉर्नी जनरल हैं और हमज़ा शहबाज और शरीफ ख़ानदान के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में उस दिन जब अमजद परवेज़ साहब कन्फेशन कर बैठे थे कि जी जो ये कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के जज तो अमजद परवेज़ साहब को नहीं सुनेंगे, तो उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट में अपनी टीम तब्दील कर दी है, इरफान कादिर और अशतर औसाफ को ले आए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।